गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बातें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज है ना, कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी इस पैटर्न में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें अच्छे से तैयारी करनी है। हम यूनिट वाइज चलते हैं। यूनिट वाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट यूनिट की। तो फर्स्ट यूनिट में देखो, हम बात करेंगे हमारी यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो आपको याद रखना है भी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ग्राउंड स्टेट टर्म टर्म सिंबल फॉर कोबाल्ट 2 पॉजिटिव एंड कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। तो इसके बारे में हम देखेंगे। देखो आपको इसका आंसर कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आंसर देखो कैसे करोगे। तो आपको सबसे पहले पता होने चाहिए ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, न्यूनतम अवस्था पद का संकेत कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बताया था ना भी ट्रम सिंबल निकालनी है ना आपको। ट्रम सिंबल कैसे निकालोगे, उसका एक फार्मूला है एल, यहां पे होता है 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और यहां पे होता है आपका जे। और आपको बताया था जे आपका क्या होता है, वो L-S भी हो सकता है, और जे आपका L+S भी हो सकता है। L-S और L+S भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोबाल्ट की। कोबाल्ट, तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, विन्यास है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो सिर्फ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की नहीं, हमें देखनी है पूरी 3D सीरीज की क्या रहेगी। जैसे हम बात करते हैं, हम चलते हैं स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और ये 10 एलिमेंट्स है। तो यहां पे आपको देखना है 4s2 और 3d1 होता है। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। देखो कैसे लिखोगे, 3d1 4s2, इसके लिए होगा आपका 3d2 4s2, 3d3 4s2, और इसके लिए हो जाएगा आपका 3d5 4s1। ठीक है, ये हो जाएगा 3d5 4s2, इसके लिए हो जाएगा 3d6 4s2, ऐसे ऐसे करके हमें 3d7 और 4s2। तो ये याद रखना में। तो अब देखो हमें क्या करना है, पहले तो बात करते हैं हम 2 पॉजिटिव की। किसकी बात करेंगे, 2 पॉजिटिव, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। तो सभी में आप है ना 2 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, आपके एस से जाएंगे। तो इसकी बात करेंगे तो 3d1 हो जाएगा, ये 3d2 हो जाएगा, ये 3d3 हो जाएगा, ऐसे चलते जाएंगे 3d4 हो जाएगा, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9 और 3d10। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब है, जब आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हमें सबसे पहले किसकी निकालनी है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। यानी कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 3d7। तो ये देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट उपताप का 3d7 4s2, 3d7 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, 3d7। अब देखो क्या करेंगे हम, ये डी के इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल करो। डी के आपके 5 ऑर्बिटल हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब हमें क्या क्या वैल्यू निकालनी है, एक तो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकालनी है।
जिसको बोलते हैं हम बहुलकता, ठीक है। और एक एल की वैल्यू निकालनी है और एक जे की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये देखो यहां +2 होता है, +1 0 -1 और -2। अब एल की वैल्यू निकालनी है तो यहां पे जितने इलेक्ट्रॉन है उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, तो 2 इलेक्ट्रॉन है 2 इंटू 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो क्या जाएगा 4 + 2 + 0 -1 और -2, इससे ये कैंसिल। तो देखो 4 - 1 यानी 3, एल की वैल्यू 3 आ गई। तो मैंने आपको बताया था एल की वैल्यू क्या क्या होगी। अगर आपके पास एल की वैल्यू 0 आती है तो एस टर्म यूज करेंगे, 1 आती है तो पी टर्म यूज करेंगे, 2 आती है तो डी टर्म यूज करेंगे, 3 आती है तो एफ टर्म आप यूज करेंगे। तो एल की वैल्यू अपने पास क्या आई है 3, 3 के लिए हम क्या लेंगे एफ लेंगे। तो देखो हमारे फार्मूला क्या था, एल यहां पे जे और यहां पे 2s + 1, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। अब एस क्या आपके पास टोटल स्पिन है, तो देखो इसकी स्पिन 0, इसकी स्पिन 0। अब इनकी स्पिन देखो हाफ हाफ और हाफ, ठीक है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है, स्पिन क्या रहेगी +हाफ, यानी एस की वैल्यू टोटल क्या क्या जाएगी 1/2 + 1/2 + 1/2 यानी कि 3/2, ठीक है। तो 2s + 1 की वैल्यू क्या जाएगी, देखो 2 इंटू इस s की वैल्यू क्या है, यहां से रखो 3/2 + 1, इससे ये कैंसिल, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो यहां पे 2s प्लस की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहां पे देखो डी हमने f माना, यहां से f l की वैल्यू f आई, 2s प्लस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। अब j की वैल्यू करनी है, तो देखो l - s कब लेना है j और l + s हमें कब लेना है j, जब आपके ऑर्बिटल लेस देन हाफ फील्ड हो तो हम लेंगे l - s और मोर देन हाफ फील्ड हो तो क्या लेंगे l + s। अब तो देखो ध्यान से क्या है, मोर देन हाफ फील्ड है ना, ये हाफ फील्ड से ज्यादा है तो क्या लेंगे l + s। तो l हमारे पास क्या था 3 था, s अपने पास क्या है 3/2। तो देखो 3 + 3/2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 9/2। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम 9/2। तो ये हो गया आपका ट्रम सिंबल, क्या हो गया बच्चों ट्रम सिंबल फॉर कोबाल्ट 3, सॉरी कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। अब 3 पॉजिटिव के लिए भी हमें क्या करना है, सेम करना है, सिर्फ यहां से एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर देंगे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग सभी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एल निकालेंगे, एस निकालेंगे और फिर क्या करेंगे हम ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, हमारा क्या जाएगा ट्रम सिंबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहेगा हाउ टू कैलकुलेट ट्रम। अगर ट्रम की बात करें तो आपको सिर्फ इतना निकालना है, ट्रम सिंबल की बात करें तो आपको पूरा निकालना है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब है सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में इसको बोलेंगे किलेट के प्रभाव, किलेट के या किलेट प्रभाव को परिभाषित कीजिए। किलेट प्रभाव को परिभाषित कीजिए। अब देखो किलेट क्या है, अपने पास है ना, जैसे कि ये मेटल है, ठीक है, ये हमें कॉम्प्लेक्स बना रही है जिसमें ये 6 लिगेंड है आपके H2O 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 और H2O। इसमें जो आपका वाटर है ना वो मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, क्या है मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब हम बात करते हैं किलेट में, हमें बाइडेंटेट लिगेंड लेना है, क्या लेना है
बाइडेंटेट लिगेंड। सबसे पहले कंडीशन, लिगेंड हमारा क्या होना चाहिए, बाइडेंटेट होना चाहिए। और ये मेटल के साथ जब भी अटैच होगा तो आपकी एक साइकिल बनेगी। आपकी क्या बनेगी, एक साइकिल। फॉर एग्जांपल इथिलीन डाई अमीन, इथिलीन डाई अमीन आपके पास ये बाइडेंटेट लिगेंड है, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों NH2 CH2 CH2 NH2। ये देखो यहां पे भी NH2 है और यहां पे भी NH2 है, इसके पास लोन पेयर है, ये यहां से भी डोनेट करेगा और ये यहां से भी डोनेट करेगा मेटल को। तो अब देखो ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा। हमारे पास ये मेटल है, हमारे पास ये क्या है, मेटल है। यहां पे आता आपका इथिलीन डाइमीन NH2 CH2 CH2 और NH2, ये ऐसे। अब इसके पास लोन पेयर है, ये डोनेट करेगा, यहां से इसके पास लोन पेयर है, ये यहां डोनेट करेगा। हो गया। अच्छा अब एक देखो NH2 CH2 CH2 और NH2 है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये यहां अटैक करेगा और ये इसको देगा। ठीक है। अब सेकंड एक और देखो NH2 CH2 CH2 NH2, इसके पास लोन पेयर है, ये इसको देगा और इसके पास लोन पेयर है, ये भी इसको देगा। तो एक देखो ये हेक्सा कॉम्प्लेक्स बना रहा है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना है, 6 है। अब देखो इसमें की खासियत की बात क्या है भी, ये है ना लिगेंड, ये साइकिल बना रहा है, ये देखो ये क्या बना रहा है, एक साइकिल। तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, किलेट इफेक्ट। इसी को हम क्या बोलेंगे, किलेट इफेक्ट। लिगेंड क्या होना चाहिए, बाइडेंटेंट होना चाहिए, वो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और एक रिंग का निर्माण करेगा। क्या करेगा, एक रिंग। ये देखो ध्यान से भी, ये हमारी मेटल है, ठीक है। तो यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे भी आपका क्या है, नाइट्रोजन है, और यहां पे ये एक दूसरे से जुड़े हुए, ये देखो CH2 फिर N है, फिर N है, ये देखो। तो यहां पे देखो आपकी एक साइकिल बन रही है, क्या बन रही है, साइकिल। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, किलेट इफेक्ट। अब जो कॉम्प्लेक्स बनता है किलेट इफेक्ट से, देख कॉम्प्लेक्स लिखो, जो संकुल किलेट लिगेंड से बनते हैं, किलेट लिगेंड से बनते हैं, वो संकुल ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है। जो संकुल किलेट लिगेंड से बनते हैं वो संकुल आपके क्या रहेंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे, एज कंपेयर टू, किसके कंपैरिजन में, जो मोनोडेंडेट होते हैं, जो किलेट लिगेंड नहीं होते के कंपैरिजन में। तो इतना आपको इसके अंदर बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले किलेट लिगेंड की डेफिनेशन क्या होगी, उसके अंदर बाइडेंडेंट लिगेंड होना चाहिए। ठीक है। और जो क्या बना रहा है, एक साइकिल का निर्माण कर रहा है, बाइडेंडेट हो। और एक होता है आपका हेक्साडेंडेट। क्या होता है बच्चों, हेक्सा। ये भी एक किलेट लिगेंड है जिसका एग्जांपल है EDTA, इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये भी क्या करता है, आपका किलेट लिगेंड है, एक संकुल बनाता है, उस संकुल में क्या होता है, एक साइकिल का निर्माण करता है। तो किलेट इफेक्ट या किलेट लिगेंड द्वारा बनाया गया संकुल मोस्ट स्टेबल होता है एज कंपेयर टू विदाउट किलेट लिगेंड। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहेगा। उसके बाद बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लेबाइल एंड इनर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स। 2 नंबर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो बहुत सिंपल है, लेबाइल और एक होता है आपके पास इनर्ट। ये दोनों का मतलब समझो, लेबाइल वो होगा जो प्रतिस्थापन रिएक्शन है वो आसानी से देते। लेबाइल क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स या संकुल कॉम्प्लेक्स प्रतिस्थापन
अभिक्रिया जल्दी दे दे, दे देता है, वो आपका क्या होगा, लेबाइल कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल अपने पास है कोबाल्ट H2O6 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो लेबाइल का मतलब है कोई भी एक लिगेंड आ रहा है, जैसे हम साइनाइड की बात कर लें, साइन कोई भी एक लिगेंड आ रहा है तो ये आसानी से एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा, COCN H2O5 और 2 पॉजिटिव। क्या होता है भी, CN ने ना आसानी से वाटर को रिप्लेस कर दिया, तो प्रतिस्थापन रिएक्शन जिसमें आसानी से हो जाए वो क्या रहता है आपका, लेबाइल। और इनर्ट क्या होगा, जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं देते, नहीं देते, वो आपके क्या होते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्स। तो सबसे सिंपल बात है, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड है वो आसानी से हो जाए तो वो लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड है वो थोड़ा मुश्किल से हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम इनर्ट। या मुश्किल से हो रहा है या लिगेंड है वो प्रतिस्थापन हो ही नहीं रही, तो उसके केस में हम किसकी बात करेंगे, इनर्ट कॉम्प्लेक्स की। इसमें आपको इतना ही लिखना होगा। इंडिकेट द क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, इसको छोड़ दो। व्हाट डू यू मीन बाय फिंगरप्रिंट रीजन, what do you mean by fingerprint रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन। तो ये देखो फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन है ना, ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको क्वेश्चन को आप साथ साथ है ना नोट करते रहना क्या है। हाँ, फिंगरप्रिंट रीजन की बात करते हैं हम। देखो अगर आपके पास रेंज गिवन है 1500 सेंटीमीटर इनवर्स टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये रीजन है, दिस रीजन, दिस रीजन, ठीक है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फिंगरप्रिंट, फिंगर प्रिंट रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन। किसी किसी बुक में आपको 1500 से सेंटीमीटर टू 500 सेंटीमीटर का भी मिल जाएगा, तो ये एक ही है भी। 500 सेंटीमीटर से लेकर 1500 सेंटीमीटर पर इनवर्स का जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फिंगरप्रिंट रीजन। और एक होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन, इसी में ऐड कर देता हूं, फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप रीजन कहता है जी बियॉन्ड 1500 सेंटीमीटर, ठीक है। 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से आगे का रीजन, आगे का रीजन वह फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है वो, फंक्शनल ग्रुप। जैसे आपको बोल दिया 1600 पर सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये क्या है 1500 से आगे का है ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप रीजन। क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप रीजन। उसके बाद बात करते हैं, एक क्वेश्चन है NMR का, देखो डिफाइन कपलिंग कांस्टेंट,
डिफाइन कपलिंग कांस्टेंट। आपको क्या करना है, कपलिंग कांस्टेंट को डिफाइन करना है, वो क्या होता है। हम बात करते हैं कपलिंग कांस्टेंट, तो सबसे पहले लिखेंगे कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट आपका क्या होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय जी। किससे लिखेंगे इसको, जे से, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, कपलिंग कांस्टेंट जे is defined as the distance between two peaks in a मल्टीप्लेट। मल्टीप्लेट के अंदर जैसे कि आपके पास ये एनएमआर स्पेक्ट्रा है, ठीक है, इसमें ये पीक आ रही है आपकी, ऐसे पीक आ रही है, तो कहते हैं जी तो इन दो पीक के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इन दो पीक के बीच का डिस्टेंस, वो आपका क्या होता है बच्चों, कपलिंग कांस्टेंट। वो क्या होता है, कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पीक, दो पीक के बीच की डिस्टेंस इन मल्टीप्लेट, ये मल्टीप्लेट आपका मोर देन वन पीक है, ठीक है, मल्टीप्लेट है, तो कोई भी दो पीक ले लो, तो ये है, तो ये भी आपका जे है, ये दो पीक ले लो, ये रीजन, ठीक है, ये रीजन, ये भी क्या कहलाएगा आपका, जे, ठीक है, तो ये होता है आपका कपलिंग कांस्टेंट। ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी है, ठीक है, तो देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, जे इज इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यू आपके पास गिवन होगी, इसकी और इसकी, देखो ये आपके पास पीक ऐसे, ठीक है, और मुझे ये वैल्यू निकालनी है, यहां पे भी वैल्यू है 6.032 और यहां पे 6.022, ठीक है, तो निकालोगे कैसे जे, जो हायर वैल्यू में से आप लोअर वैल्यू माइनस करोगे, 6.032 माइनस में 6.022 डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, भी एन नंबर है वो किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 6.032 माइनस में 6.022 डिवाइडेड, मान लेते हैं एन नंबर है वो 400 मेगा हर्ट्ज का है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 400 मेगा हर्ट्ज, तो ये कैलकुलेशन किसकी आ जाएगी बच्चों, जे वैल्यू की, जो आपका क्या कहलाता है, कपलिंग कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% है चांस आने का, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, देखो शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग रिएक्शन, शॉर्ट नोट, ये आपको नेमिंग रिएक्शन है, फर्स्ट आपकी कार्बाइल अमीन रिएक्शन, इस पे आपको छोटा सा नोट लिखना है, सेकंड आपकी ऑफमैन मस्टर्ड
ओएल रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी वीडियो में मिल जाएंगी, वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगी, तो छोटी छोटी रिएक्शन है, इसको आप जरूर देखना। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी आपकी 2 यूनिट है, 2 यूनिट है, उसके अंदर जो नेमिंग रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, वो सभी इंपॉर्टेंट है। ऑल नेमिंग रिएक्शन है वो क्या है आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो ये आपको याद रखना है बच्चों। देखो, जैसे कि एक रिएक्शन बता देता हूं, कार्बाइल अमीन की रिएक्शन आपको क्या करना है, एनिलीन लेनी है, ये होती है एनिलीन NH2 प्लस में क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है आपका CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो आपका कंपाउंड बनता है ये वाला बच्चों, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, सॉरी N ट्रिपल बॉन्ड C, N ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, प्लस में KCl प्लस में H2O। तो ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम कार्बलमाइन रिएक्शन, कार्बाइलमिन रिएक्शन, एनिलीन प्लस क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो आपका क्या बनता है, एक कंपाउंड ये बनेगा आपका, एक ये बनेगा, और आपका क्या निकल जाएगा, वाटर। ऐसे ही आपको इस रिएक्शन में अच्छे से आपको पढ़ना है, ओपन जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है उसको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिव स्ट्रक्चर ऑफ, गिव स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। आप देखो, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की बात की इसने, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की बात की है, तो आपको याद रखना जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कुछ नहीं है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और डिनोट कैसे करेंगे, देखो डिनोट कैसे करेंगे, अल्काइल का मतलब R ग्रुप ले लो, मैग्नीशियम का मतलब Mg, और हैलाइड का मतलब X। तो यही है आपका RMgX की स्ट्रक्चर। R आपका क्या हो सकता है, अल्काइल, अगर हम बात करें CH3 अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल हो गया, Mg हो गया, और यहां पे ले लेते हैं हम Cl, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और यही हमारा क्या होता है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये रिएक्शन कैसे करता है, देखो कि मेरे पास C डबल बॉन्ड है R और ये H है, ठीक है, एल्डिहाइड है, तो हम क्या लेके आएंगे इसके पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 Mg और Cl। तो आपको पता होना चाहिए जो ये है ना, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ये कहां पे अटैक करेगा, यहां पे, और ये कहां चला जाएगा फिर आगे। तो इसके उसमें देखो फिर क्या होगा रिएक्शन में, तो R इस कार्बन पे CH3 ने अटैक किया, ये एक एच था, यहाँ पे O नेगेटिव हुआ, अब ये गया तो ये पूरा ग्रुप है इसके साथ अटैच हो जाएगा, MgCl, MgCl इसके साथ अटैच हो जाए। फिर इसके अंदर क्या कर देंगे हम, वाटर डाल देंगे, यानी कि हाइड्रोलिसिस कर देंगे। क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसके अंदर H और OH है, तो OH H है वो इसके पास आ जाएगा, OH है वो इसके पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास RHCH3, तो O नेगेटिव है इसके पास
H पॉजिटिव आ जाएगा, ये एल्कोहल बन गया अपना, प्लस में MgOH और Cl बन जाएगा आपका। तो ये आपका क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल। तो याद रखना, जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हो एल्डिहाइड के साथ, किसके साथ है, एल्डिहाइड के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी एल्कोहल। क्या मिलेगा बच्चों, सेकेंडरी एल्कोहल। अगर आप कीटोन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, कीटोन प्लस RMgX, कीटोन प्लस RMgX है, तो आपके रिएक्शन में क्या मिलेगा, थर्ड डिग्री एल्कोहल। क्या मिलेगा बच्चों, थर्ड डिग्री एल्कोहल। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको अच्छे से करनी है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या बोलते हैं हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसका फार्मूला क्या होगा, RMgX। ये किसके साथ रिएक्शन करता है, कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कौन सा भी उसके साथ ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, कुछ एक टर्म को एक्सप्लेन करना है। तो देखो, यूटैक्टिक, यूटैक्टिक पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट, और सेकंड आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो हमने ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये आपके फेज डायग्राम से, कहां से है बच्चों, ये फेज डायग्राम से क्वेश्चन आपकी, और काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ना यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है, हमने वीडियो में ये अच्छे से डिस्कस किया था, तो वहां जाके इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना आपको। एक ऐसा पॉइंट होता है ना यूटेक्टिक पॉइंट, जिसपे क्या होता है, सभी कर्व आके मिल रही होती हैं, ठीक है, वो क्या होता है आपका यूटेक्टिक पॉइंट। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताया था, हम F से डिनोट करते हैं C, तो इसका फार्मूला क्या होता है बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम का, इसमें हम तीन चीज लेते हैं, क्या क्या, F, C और P। F डिग्री ऑफ फ्रीडम, C कंपोनेंट, और P आपका क्या होता है, फेज। तो क्या था, ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, यानी डिग्री ऑफ F है वो क्या होता है, C माइनस पी प्लस 2, C माइनस पी प्लस में 2। तो ये आपको एक याद रखना है, फॉर्मूला आपका क्या होगा। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, ठीक है। हाँ, कंपोनेंट को आप, जैसे वाटर है, H2 है, वाटर है ना, वो वन कंपोनेंट सिस्टम है, आपको करवाया था इसका डायग्राम अच्छे से, वन कंपोनेंट सिस्टम है, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब फेज आपको देखने होगा, किस कर्व के लिए निकाल रहे हो, सॉलिड और लिक्विड, इसके लिए हमने एक अच्छा सा डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद हो ऐसे डायग्राम। यहाँ पे एक पॉइंट था, एक रो ऐसे आ रही थी, एक ऐसे जा रही थी, एक इस तरफ जा रही थी, इस साइड हमने क्या लिया था, वेपर, इस साइड हमने क्या लिया था, लिक्विड, इस साइड हमने क्या लिया था, सॉलिड, यानी कि इस साइड आइस था हमारे पास, इस साइड क्या था, लिक्विड वाटर था, और इस साइड क्या था, वेपर यानी वाटर के गैसेस। तो ये देखना है, और जो ये पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रिपल पॉइंट। तो ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पक्का आएगा, कोई भी एक अच्छे से आपको याद करना। वाटर सिस्टम में मैंने बताया था CO2 है, ठीक है, अच्छा, उसके बाद वाटर है, उसके बाद आपके सल्फर का भी है, उसके बाद जिंक और मैग्नीशियम का भी है, लेड और PBAG का भी है,
पीबी एजी का भी है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको करने हैं। ठीक है, ये सभी चीजें आपको जो यूनिट 4th है उसमें आपको डायग्राम बनवाए हुए हैं, उस लेक्चर में जाके आप अच्छे से देख सकते हो। अभी भी आपके पास थोड़ा टाइम है। ठीक है, हाँ। तो उसके बाद बात करते हैं हम व्हाट इज फेज रूल। ये भी आपको डेफिनेशन है, व्हाट इज फेज रूल, इसको आपको डिफाइन करना है। व्हाट इज फेज रूल, तो इसको भी आपको अच्छे से डिफाइन करना है, वीडियो में लिखवा रखा है। ठीक है, तो आपको बताया था फेज रूल किस किस के बारे में रिलेशन देता है। रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट, फेज एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ आपका क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इनके बीच में जो रिलेशन देता है वही हमारा क्या है, फेज रूल। वही हमारा क्या बच्चों, फेज रूल। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए ना बच्चों, वो 2-2 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक तो सिर्फ 2 मार्क्स के चले हैं, अब हम चलते हैं 5 वाले के। ठीक है, जो 5-5 नंबर के आएंगे। अभी तो 2-2 नंबर के थे ना, जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करके जाने हैं वो तो। ठीक है, अच्छा, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते उसमें से। अच्छा, अब सेक्शन बी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, यूनिट फर्स्ट से, व्हाट इज सिलेक्शन रूल। व्हाट इज सिलेक्शन रूल। ठीक है, व्हाट इज सिलेक्शन रूल एंड एक्सप्लेन। सिलेक्शन रूल को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, तो आपको मैंने देखो बताया था क्या, भी जो सिलेक्शन रूल का मतलब क्या है, हमारे पास ट्रांजिशन है। क्या है, ट्रांजिशन, संक्रमण बोलते हैं ना, ये है। ये 2 टाइप की होगी, या एक तो अलाउड होती है और एक होती है आपकी फॉरबिडन। एक अलाउड होती है और एक आपकी क्या है, फॉरबिडन। ये संक्रमण है, अलाउड है या फॉरबिडन है, वो डिसाइड करने के लिए भी अलाउड होगा संक्रमण या आपका क्या होगा, वो फॉरबिडन होगा, अलाउड या फॉरबिडन। उसके लिए कुछ एक सिलेक्शन रूल है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ये भी सिलेक्शन रूल है, वो आपका 2 टाइप का है। कितने टाइप का है, 2 टाइप का। एक तो बोलते हैं लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, और एक होता है आपका स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल। इनके बारे में जो वीडियो लेक्चर में अच्छे से लिखवा रखा है वो अच्छे से पढ़ जाना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, तो लेपोर्टे सिलेक्शन में क्या, डेल्टा एल है वो क्या होना चाहिए आपका, 0। क्या है, डेल्टा एल क्या लिखवाया था बच्चों, 0। बोलो, बोलो भी। 2 कंडीशन होती है ना, या तो डेल्टा एल की वैल्यू आपके पास क्या हो, 0 हो, या आपके पास है नॉन जीरो। तो आपको इतने ज्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आप छोटी छोटी बातें लिखोगे। क्या कि अगर हम बात करें लेपोर्टे में, तो डेल्टा एल यानी चेंज इन अजोमेथल क्वांटम नंबर है, वो क्या होना चाहिए आपका, प्लस या -1। सिर्फ ये एक कंडीशन याद रखनी है।
क्या कंडीशन है भी, डेल्टा एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +-1, यानी जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो का मतलब जैसे जैसे पी और पी के बीच में ट्रांजिशन है वो अलाउड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए एल की वैल्यू क्या है, 1 है, इसके लिए एल की वैल्यू क्या है, 1 है, तो डेल्टा एल निकालो, क्या 1 - 1 वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई। ठीक है, तो जीरो वाला तो अलाउड नहीं है, फॉरबिडन है ये, तो अलाउड के लिए +-1 होना चाहिए। यानी आप बोल सकते हो सेम, जो सेम और पैरिटी के एलिमेंट है ना उनके बीच में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी, एस एस के बीच में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी, डी डी से के बीच में पॉसिबल नहीं होगी। आपके पास अगर दे रखो क्या जी से जिरेड से जिरेड क्या पॉसिबल होगी, ये भी नहीं होगी। अनजिरेड से अनजिरेड ये भी पॉसिबल नहीं होगी। तो पॉसिबल कौन कौन सी होगी, देखो एस से पी के बीच में ट्रांजिशन है वो पॉसिबल होगी, पी से डी के बीच में ट्रांजिशन है वो भी आपकी पॉसिबल होगी, डी से एफ के बीच में ट्रांजिशन है वो भी आपके पॉसिबल होगी, जिरेड से अनजिरेड है वो भी आपकी पॉसिबल होगी, अनजिरेड से आपकी जिरेड है वो भी पॉसिबल होगी। तो ये सभी ट्रांजिशन है ये पॉसिबल होगी, और वही आपका क्या है, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। अब स्पिन सिलेक्शन रूल में आपको एक ही पढ़ना है भी, डेल्टा एस की वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए, 0। डेल्टा एस की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास, 0। मतलब ड्यूरिंग ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन को चेंज नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की स्पिन वो चेंज नहीं होनी चाहिए। डेल्टा एस की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, 0। तो ये दो है, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल, विच डिसाइड द ट्रांजिशन इज अलाउड एंड फॉरबिडन। ठीक है, अगर डेल्टा एस की वैल्यू आपके पास क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, तो ट्रांजिशन आपकी क्या रहेगी बच्चों, फॉरबिडन, क्या रहेगी, फॉरबिडन। और डेल्टा एस की वैल्यू 0 आ जाती है तो क्या रहेगी आपके पास, अलाउड ट्रांजिशन, क्या रहेगी, अलाउड ट्रांजिशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर, हाँ क्वेश्चन है, व्हाट आर, सॉरी, व्हाट इज LMCT एंड MLCT ट्रांजिशन। ये दो ट्रांजिशन होते हैं आपकी, LMCT एंड MLCT, एक्सप्लेन। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं LMCT। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, ट्रांसफर ट्रांजिशन, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो कहता जी LMCT होगी कब, अब देखो लिगेंड है वो मेटल को चार्ज दे रहा है, ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट कि जो आपके पास मेटल है ना वो इलेक्ट्रॉन ले रही है, इलेक्ट्रॉन लेगी कब, जब उसके पास ऑर्बिटल खाली होंगे। तो मेटल के पास क्या होने चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल, मेटल के पास क्या होने चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, और उनकी एनर्जी कम होनी चाहिए। सेकंड, लिगेंड, लिगेंड इलेक्ट्रॉन कब देगा, जब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां लिखेंगे अवेलेबल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो क्या देखिए कैसे करेंगे, एम, ये एल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है वो मेटल को देगा, और मेटल को कहां देगा, जब उसके डी ऑर्बिटल है वो क्या होगा, खाली होगा। तो इस चीज को बोलते हैं हम लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। चार्ज का इसलिए बोला, जैसे कि ये मेरे पास कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, ठीक है, Cn नेगेटिव है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन कहां दे दिए, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में दे दिए, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, और ये कंडीशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड, MLCT। तो इसमें क्या होगा, देखो बच्चों, मेटल टू लिगेंड, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन।
मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इसमें क्या होता है देखो, ध्यान से देखना, ये मेटल है और ये हमारा क्या है, लिगेंड है। तो कहते हैं जी पहले लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, मेटल पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और मेटल कभी भी अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रखेगी, तो ये क्या करेगी, वापिस बैक इलेक्ट्रॉन किसको देगी, मेटल लिगेंड को, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अगर मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, किसको, लिगेंड को, मेटल है वो डोनेट कर रहे हैं अपने लिगेंड किसको, सॉरी इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड को डोनेट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। और ये मोस्टली उसके केस में होगा जिसके अंदर पाई ऑर्बिटल खाली होंगे। जैसे जो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर है ना, वो पॉसिबल किसके केस में होते हैं, कोबाल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड, Cn नेगेटिव, ठीक है, PPS3, इसके केस में आप बाइपिरिडल, ठीक है, इनके केस जहां पे आपको ये लिगेंड दिख जाए ना, तो वहां समझ जाना आप क्या है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन हमारा मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो ये आपको बहुत अच्छे से करवाया था, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। आपको बहुत अच्छे से करवाया था, आपको बताया था ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला। तो स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 4 हो। देखो मेटल, ठीक है, एल, दो लिगेंड ये, और एक लिगेंड होगा हमारा ए, और एक मान लेता हूं मैं ये ए मान लेता हूं, और यहाँ पे क्या लिख देता हूं मैं, एक्स। ये हो गया अपना केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्या बच्चों, ये केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या रहता है, 4 है। अब मैकेनिज्म की बात करेंगे। अब क्या होता है, आपका वाई लिगेंड आता है जो आक्रमण करता है ना, इसको बोलते हैं आक्रमणकारी के लिगेंड। ये देखो ऊपर भी पोजीशन खाली है और इसके नीचे भी पोजीशन खाली है, तो ये यहाँ आता है, तो क्या होता है, मेटल, ठीक है। एक लिगेंड यहाँ, एक्स यहाँ, ए यहाँ, ए यहाँ, और ये कहाँ जाता है, वाई यहाँ पे आके बैठ जाता है। तो देखो जब ये इस पे अटैक करता है तो एक आपके पास इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट बनता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर अपना क्या है, 5 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 5 है, ठीक है। और फिर ये है ना, ये चेंज होता है, ये क्या होता है आपका, चेंज होता है, ये इंटरमीडिएट चेंज होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 रहता है, लेकिन इंटरमीडिएट अलग होगा इसमें। ये मेटल है आपके पास, ये आपका पास ए, ये ए, ठीक है, ये एल हो गया, ये आपका एक्स हो गया, और ये आपका वाई हो गया, एल एक्स और वाई। तो इसको बोलते हैं हम टीबीपी। क्या बोलते हैं, टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट है ये, क्या है ये, इंटरमीडिएट है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी कितना है, 5। कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये दोनों एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। और ये आपका क्या है, ये देखो ये स्क्वायर है, और ये स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट, स्क्वायर बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट होगा, वो किस में कन्वर्ट होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में। अब क्या होता है, इसके बाद प्रतिस्थापन होता है, क्या होता है आपका, प्रतिस्थापन होता है, वाई एंटरिंग है, तो यहां से एक्स आपका क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है, एक्स बाहर चला जाता है, तो क्या बनता है, एम एल वाई ए और ए। तो ये आपका क्या है, एक
प्रतिस्थापन प्रोडक्ट है। ये आपका क्या है? प्रतिस्थापन प्रोडक्ट या प्रतिस्थापन उत्पाद। ये आपका क्या है? प्रतिस्थापन उत्पाद है। तो यही था हमारा, क्या था मैकेनिज्म, यही है। पहले एंटर करेगा ये, फिर एक इंटरमीडिएट बनाएगा, वो इंटरमीडिएट एक दूसरे में क्या होंगे? चेंज होंगे। एसबीपी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो टीबीपी में। ठीक है। और फिर एक्स लिगेंड है, वो आपका क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और ये प्रतिस्थापन उत्पाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको बताना है जो ये है, ये आपके सेम लिगेंड है, ये एक्सियल पोजीशन पे है। बाकी एल, एक्स और वाई ये आपके किस में है? इक्वेटोरियल में। आपको अच्छे से लिखवा रखा है, उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना ये, और ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट, आपके फर्स्ट यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है। उसके बाद आता आपका, अच्छा, डिस्कस इन डिटेल। डिस्कस इन डिटेल्स। डिस्कस इन डिटेल all the factor, all the factor affecting, factor affecting the complex। ठीक है। या कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी मिलेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से करवा रखा है बच्चों, ध्यान से देखना। इसमें हम दो टाइप की बात करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे हम मेटल के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मेटल। और सेकंड बात करेंगे हम नेचर ऑफ लिगेंड पे, नेचर ऑफ लिगेंड पे और नेचर ऑफ मेटल पे। इन दोनों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है। मेटल का नेचर कैसा रहेगा और नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नेचर कैसे रहेगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट आपको बहुत अच्छे से लिखवा रखे हैं, और वहां जाके आप वीडियो को देखना। उसके बाद बात करते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पैथोक्रोमिक शिफ्ट, पैथोक्रोमिक शिफ्ट। सेकंड बात करते हैं हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है। थर्ड बात करते हैं हम टाइप ऑफ वाइब्रेशंस। फोर्थ है रोल ऑफ टीएमएस इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। लास्ट है केमिकल एक्सचेंज, केमिकल एक्सचेंज। ये दोनों क्वेश्चन है, ये आपकी थर्ड यूनिट से है। थर्ड यूनिट से है। ठीक है। ये आपका आईआर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है। ये भी आपका आईआर में हो गया। तो देखो क्या क्या इसमें आपको जवाब देना है। देखो
ये इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है आपको। इसमें क्या करना है, एक ऐसे ग्राफ बनाना है, ठीक है। इस साइड आपको क्या दिखाने है, वेवलेंथ दिखानी है आपको। क्या दिखानी है बच्चों, वेवलेंथ लैम्डा। और इस साइड लिखना आपको एब्जॉर्बेंस। क्या लिखना है, एब्जॉर्बेंस। और यहाँ पे ऐसे दिखा देना आप, ऐसे एक पहाड़ सा दिखा देना, ठीक है। इस पहाड़ में आप देखो ये पॉइंट है ना, ठीक है। एक पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक पॉइंट आपका नीचे की तरफ जा रहा है, एक पॉइंट इस साइड जा रहा है, और एक पॉइंट आपका इस साइड जा रहा है। तो देखो, अगर देखो इस साइड आपकी वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो जिस साइड वेवलेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है ना, इस पॉइंट पे वेवलेंथ आपकी क्या हो रही है, इस साइड इंक्रीज हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम पैथोक्रोमिक, पैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। या सेकंड नाम है इसका रेड शिफ्ट। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, रेड शिफ्ट भी हम बोल सकते हैं। अगर वेवलेंथ आपकी कम हो रही है, इस साइड आपकी वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वो हो गया आपकी हिप्सो, हिप्सो क्रोमिक शिफ्ट। क्या होगी वो आपकी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को सेकंड बोलते हैं हम ब्लू शिफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लू शिफ्ट। आपको वीडियो में अच्छे से करवा रखा है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। और दो चीजें और याद रखना, जो ऊपर की साइड है वो इंटेंसिटी है। अगर इंटेंसिटी आपकी बढ़ रही है तो इसको बोलते हैं हाइपर। क्या बोलते हैं, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। क्या बोलेंगे, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। और अगर आपकी ये घट रही है, नीचे की साइड है, तो बोलेंगे हाइपो, सॉरी, क्या बोलेंगे, हाइपो क्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। तो आप देखो, दोबारा देखो, ये है आपके पास, इस साइड लिखनी है एब्जॉर्बेंस। क्या लिखनी है, एब्जॉर्बेंस, ए से डिनोट करते हैं हम। और इस साइड लिखनी है हमारी वेवलेंथ। क्या लिखनी है, वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट। तो आपको पता होना चाहिए इस साइड वो वेवलेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इस साइड एब्जॉर्प्शन आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और आपके पास ऐसा कुछ ग्राफ मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक यहाँ से ऊपर की साइड जा रहा है, और एक आपके पास नीचे की साइड आ रहा है। एक पॉइंट है वो इस साइड जा रहा है, और एक पॉइंट आपका इस साइड जा रहा है। तो इस साइड जा रहा है तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो इसको बोलते हैं बैथो क्रोमिक शिफ्ट, पैथोक्रोमिक शिफ्ट। और इसी का सेकंड नाम क्या है आपका, रेड शिफ्ट। क्या बोलेंगे, रेड शिफ्ट। पैथोक्रोमिक शिफ्ट वो होगी जिसमें वेवलेंथ आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसमें हम लिख देंगे, क्या होगा आपका, वेवलेंथ इंक्रीज। वेवलेंथ आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखो इस साइड है वेवलेंथ आपकी डिक्रीज हो रही है, तो इसको बोल लेंगे इप्सोक्रोमिक, इप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और इसी का सेकंड नेम है वो आपका ब्लू शिफ्ट। क्या है, ब्लू शिफ्ट। और ब्लू शिफ्ट में क्या होगा आपका, वेवलेंथ आपकी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ आपकी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी, ठीक है। अब दो बात हो गई, ये तो वेवलेंथ की बात हो गया। अब अब्जॉर्प्शन की बात करें, ऊपर की साइड होता है हाइपर, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। और जो नीचे की साइड होता है वो हाइपो, हाइपो क्रोमिक शिफ्ट। तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है। ये अगर अब्जॉर्बेंस आपका इंक्रीज हो रहा है या इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसमें क्या बात करेंगे हम, इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इसमें क्या है आपकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं, तो देखो यहां क्या लिखूंगा, पैथोक्रोमिक शिफ्ट, पैथोक्रोमिक, फिर आपका इप्सो क्रोमिक, फिर आपका हाइपर क्रोमिक, और फिर आपका क्या है,
हाइपोक्रोमिक। ठीक है, तो अब इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो ये देखो, इंक्रीज वेवलेंथ, इंक्रीज वेवलेंथ, इसमें क्या होगा आपका, डिक्रीज वेवलेंथ। ठीक है, हाइपर में क्या होगा, इंक्रीज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, या अब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस इंक्रीज हो जाएगी, और इसमें क्या होगा आपकी, डिक्रीज इंटेंसिटी, डिक्रीज इंटेंसिटी या डिक्रीज अब्जॉर्बेंस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम बनाना है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट किस साइड होगी, हिप्सोक्रोमिक किस साइड, हाइपर किस साइड होगी, और हाइपो किस साइड होगी। इसके बाद में बात करते हैं हम, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीएमएस, स्ट्रक्चर ऑफ टीएमएस। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको टीएमएस की फुल फॉर्म क्या है। तो कहता है जी टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल साइलेन, को सिलेन्स बोलते हैं, टेट्रामिथाइल सिलेन। मतलब आपको क्या है, इसके अंदर सिलिकॉन है, ठीक है, और 4 आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, 4 आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, ये उसका पूरा, ठीक है, नाम हो जाएगा। ठीक है, और ये रेफरेंस के लिए यूज करते हैं हम, रेफरेंस स्टैंडर्ड और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेफरेंस के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू 0 होती है। क्या लेके चलते हैं, इसकी वैल्यू है, जो डेल्टा केमिकल शिफ्ट है वो क्या होती है बच्चों, 0 होती है, क्योंकि इसमें 12 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है टोटल, पूछ ले आपसे, टीएमएस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 12 आपके पास क्या है, प्रोटॉन है, और 12 के 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, क्या है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। ठीक है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, सभी का इन्वायरमेंट आपका क्या है, एक जैसा है, इसलिए हम क्या है, डेल्टा एस केमिकल शिफ्ट, डेल्टा एस का मतलब है केमिकल शिफ्ट, वो हम 0 लेके चलते हैं। ठीक है, इसके रेफरेंस में देखेंगे किस प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है और किस प्रोटॉन की वैल्यू आपकी कितनी रहेगी। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद बात करते हैं, एक्सप्लेन बियर लैम्बर्ट लॉ, एक्सप्लेन बियर लैम्बर्ट लॉ, इस लॉ को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये आपको वीडियो में वो बहुत अच्छे से करवा रखा है, आपको देख लेना है वहां से। ठीक है, और छोटा सा इसमें एक फार्मूला भी होता है, वो भी आप लिखोगे। ठीक है, अच्छा इसको एक्सप्लेन करना ना, तो डिफाइन देखो कैसे करेंगे, बियर लैम्बर्ट लॉ, बियर लैम्बर्ट लॉ गिव द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन
एब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन, absorbance and concentration of a compound, concentration of a compound at a fixed wavelength, at a fixed wavelength, wavelength आपकी क्या होनी चाहिए, इसमें फिक्स्ड होनी चाहिए, ठीक है। और मैथमेटिकली, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, एब्जॉर्बेंस है वो एप्साइलन एल और सी, एप्साइलन एल और सी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, या आप इसको अनदर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लोग आई नोट डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल टू एप्साइलन एल सी, ठीक है। ये सभी चीजें कांस्टेंट आपका, तो यहां से आप क्या निकाल, ये कांस्टेंट है दोनों, तो ए है वो डायरेक्टली है सी से। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे अब्जॉर्बेंस आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिर्फ इसमें इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें अगर आप ये पूछो भी आई नोट क्या है, तो आई नोट आपका होगा इंसिडेंट लाइट, क्या होगा बच्चों, इंसिडेंट लाइट, और आई आपका क्या होगा, ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। इंसिडेंट हो गई, और आई आपकी क्या हो गई, ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। बस इतना आपको बारे में इसको बताना है, आपको बारे में। एल आपकी क्या होगी, एक ट्यूब होती है उसकी लेंथ होगी, सी कंसंट्रेशन होगी, और ये एप्सिलॉन आपका एक कांस्टेंट होता है। तो इसमें बीयर-लैम्बर्ट लॉ में आप इतना ही बता पाओगे, ठीक है बच्चों। बाकी आप वीडियो जरूर देख लेना, इतना तो आपको ऐड करना ही करना है। इसके अलावा एक बार वीडियो जरूर देख लेना, उसमें कुछ एक पॉइंट और होंगे, वो भी इसको अच्छे से लिखना है। इन चीज़ों को भी आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे ए आपका क्या है, एब्जॉर्बेंस, एप्सिलॉन क्या है आपका वो, एल आपकी क्या है वो, सी आपकी क्या है कंसंट्रेशन, आई आपका क्या है वो, आई नोट क्या है, तो इन सभी को बताओगे ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप वीडियो में से एक बार जरूर देख लेना। डिस्क्राइब द नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द डिस्क्राइब द नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल, एनएमआर सिग्नल आपको डिस्क्राइब करने, और देयर मल्टीप्लिसिटी एंड देयर मल्टीप्लिसिटी। तो ये बात आपको याद है, नंबर ऑफ सिग्नल। आंसर देखो क्या लिखोगे, वीडियो में भी आपको लिखवा रखा है। नंबर ऑफ सिग्नल देखो कितने होंगे, नंबर ऑफ सिग्नल का क्या मतलब है, नंबर ऑफ सिग्नल का मतलब है नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन, जितने टाइप के प्रोटॉन होंगे उतने आपको नंबर ऑफ सिग्नल मिलेंगे। अगर सभी का इन्वायरमेंट सेम है तो नंबर ऑफ सिग्नल आपको एक मिलेगा, दो टाइप के प्रोटॉन है तो आपको दो सिग्नल मिलेंगे, तीन टाइप के प्रोटॉन है तो आपको तीन सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। नंबर और मल्टीप्लिसिटी देखो, मल्टीप्लिसिटी हम कैलकुलेट करेंगे n+1 से, फॉर्मूला क्या होगा हमारा n+1 पे। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या देखो मेरे पास क्या है CH2, इस साइड भी Br है आपके पास और इस साइड भी Br है, ठीक है। तो ये देखो CH2 है, दो प्रोटॉन है, इस साइड ब्रोमीन है, इस CH2 के इस साइड ब्रोमीन, दोनों का एनवायरनमेंट क्या है
सेम है, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 1 सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालोगे। अगर इसकी निकालनी है तो इसके प्रोटॉन देखो कितने, 2 है, उसमें से एक जोड़ दो, ट्रिपलेट आ जाएगा। इसकी निकालनी है तो इसके प्रोटॉन देखो कितने, 2 है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट आ जाएगा। ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट इसके, ये ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट, ये आपकी मल्टीप्लिसिटी है, और ये 1 आपका क्या है, नंबर ऑफ सिग्नल है, नंबर ऑफ सिग्नल है। अब ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड H, इसके आपके पास सिग्नल कितने आएंगे, ये देखो, ये एक हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट सेम है, तो एक सिग्नल आपका इसका आएगा और एक सिग्नल आपका इसका आएगा, तो टोटल सिग्नल कितने हो जाएंगे आपके पास, 2। अब मल्टीप्लिसिटी निकालनी है, अगर इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालनी है तो यहां पे हाइड्रोजन देखो कितना है, एक है, एक और जोड़ दो तो इसकी मल्टीप्लिसिटी आएगी डबलेट। अगर इसकी निकालनी है तो इसके हाइड्रोजन देखो 3 हाइड्रोजन है, एक जोड़ दो क्या जाएगा, क्वार्टेट। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी देखो क्या आएगी, मल्टीप्लिसिटी आएगी आपकी, CH3 का आएगा आपके पास डबलेट और इस H का आएगा आपके पास है क्वार्टेट। क्या आएगा आपके पास है, क्वार्टेट। ठीक है, कर लोगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये आपके पास। ठीक है, आप एक कंपाउंड आपके पास ये है, ये खुद ट्राई करना आपके पास, CH3 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये एक टाइप के प्रोटॉन है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 टाइप के अलग प्रोटॉन है, तो एक सिग्नल इसका आ जाएगा और एक सिग्नल आपका इसका आ जाएगा। कर लोगे, तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इंपॉर्टेंट है ये भी, गिव सिंथेसिस, एप्लीकेशन ऑफ सिंथेसिस बतानी है। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, यानी हम बोल सकते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये हमारा क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, तो ये आप उसमें देखना, वीडियो में अच्छे से बता रखा है, सिंथेसिस में बिल्कुल सिंपल है, अल्काइल हैलाइड लो, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाओ, आपको क्या आ जाएगा, ये मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में आके बैठ जाएगा, RMgX। ठीक है, तो इस पे आपका 2 पॉजिटिव है, तो इसके पास नेगेटिव होगा, इसके पास भी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा हमेशा, अटैक ये करेगा, तो यही हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हमारा क्या है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या है, ठीक है, फर्स्ट देखो एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड को ये RMgX, ग्रिग्नार्ड किस में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सेकेंड कीटोन, RMgX डालो, थर्ड डिग्री एल्कोहल बनाएगा, तो कहता जी एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है, कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है, यानी कि देखो एल्डिहाइड से एल्कोहल कब बन रहा है, जब इसका क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है बच्चों, रिडक्शन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो आगे क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन है ये आपका, आंसर देखो, फर्स्ट रिएक्शन आपकी क्या है, एनेलिन है, इसमें आपने क्या डाल रखा है, NaNO2 और HCl। ठीक है, सेकंड आपके पास NO2 है, तीन HCl,
थर्ड है आपके पास OH है, ठीक है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है। तो देखो ये रिएक्शन आप अपने आप करना, क्योंकि ये सब कुछ आपको बता रखा है। ये देखो OH फिनोल है, कंसंट्रेटेड H2SO4, इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रेशन ही तो है ये। क्या ये आपके पास नाइट्रेशन है, ठीक है। तो आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं, ये देखो OH, यहाँ पे NO2 प्लस में ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल, ये दो आपके इसमें कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। इतनी बात इसमें आपको याद रखनी है। बाकी ये रिएक्शन कंप्लीट करना अपने आप बहुत ही सिंपल है। ये देखो ये भी आपका क्या है, नाइट्रेशन है, ये क्या है, हेलोजिनेशन है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल रिएक्शन आपके पास। उसके पास है राइट नोट ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन, गैब्रियल पथेलेमाइड रिएक्शन, गैब्रियल पथेलेमाइड रिएक्शन, ठीक है। तो देखो आंसर क्या होगा इसका, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन फ्रॉम पेथिलेमाइड, पेथिलेमाइड, ठीक है। ये एक आपकी इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शन है, इसको अच्छे से आप करना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पेथिलेमाइड लेके चलना आपको। तो ये आपके क्या है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये नाइट्रोजन से आपके कनेक्ट है, और यहाँ पे क्या है H। सबसे पहले आपको क्या करवाना है, ये OH के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो KOH वही है, बेस है, हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, क्या निकल जाएगा आपका H2O निकल जाएगा, पीछे आपका क्या बचेगा, ये देखो C डबल बॉन्ड O यहाँ पे N, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर K पॉजिटिव और N नेगेटिव, क्योंकि H यहाँ से निकल गया, यही पैथिलेमाइड है। यही आपका क्या है, पैथिलेमाइड, ठीक है। अच्छा ये हो गया। इसके बाद आपको इसकी रिएक्शन करवानी है RX के साथ, किसके साथ रिएक्शन करवानी है आपकी, RX के साथ। तो इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, ये देखो आपको C डबल बॉन्ड O N R आके लग जाता है, के यहाँ से क्या निकल जाता है आपका KX निकल जाएगा, और R है मतलब ये यहाँ आएगा, ये आपका क्या चला जाएगा बाहर। उसके बाद में बहुत सिंपल स्टेप है, देखो NaOH यूज करना आपको, NaOH एक्वस यूज करना है। तो OH इस पे अटैक करेगा तो ये यहाँ चला जाएगा, तो देखो इसमें आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ जाएगा आपका O Na, इस साइड भी क्या जाएगा आपका O Na नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हो जाएगा। प्लस में आपका क्या निकल जाएगा RNH2, ये हो जाएगा आपका प्राइमरी अमाइन। तो ये आपकी गैब्रियल पैथिलेमाइड रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करनी है बच्चों। अच्छा उसके बाद है अजो कपलिंग रिएक्शन, अजो कपलिंग रिएक्शन ऑफ
डाइजोनियम साल्ट ऑफ डाइजोनियम साल्ट। तो आपको पता है डाइजोनियम साल्ट क्या होता है? सबसे पहले तो ये बेंजीन लिया आपने, इसके ऊपर N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये आपका क्या है? डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट। अब इसकी कपलिंग रिएक्शन करवानी है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो देखो, तो सबसे पहले हम कपलिंग का मतलब हमें दो चीजों को कनेक्ट करवाना है। इसके लिए देखो हम कैसे, इसको ऐसे लिखो, समझने में आसानी होगी। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ? एनिलीन के साथ। ये एनिलीन हमारी, एनिलीन का मतलब बेंजीन के ऊपर क्या प्रेजेंट हो? NH2 ग्रुप हो, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हम ये HCl निकाल देते हैं। क्या निकाल दे यहाँ से? HCl। ये HCl आपका बाहर निकल गया, तो देखो ये दोनों चीजें ना अटैच हो जाएंगी ऐसे, N डबल बॉन्ड N, और ये यहाँ पे NH2। ये हो गया आपका कपलिंग रिएक्शन। ये क्या हो गया बच्चों? कपलिंग रिएक्शन। ये डाइजोनियम हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास? ये डाइजोनियम है आपका, और ये आपके पास क्या है? एनिलीन। ये आपके पास क्या है? एनिलीन। दोनों की रिएक्शन करवाई, और ये है अपनी अजो कपलिंग रिएक्शन। ये हमारी क्या है? अजो कपलिंग रिएक्शन। कर लोगे, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। रफ फेज डायग्राम ऑफ PBHG सिस्टम। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ड्रा PBAG सिस्टम एंड एक्सप्लेन द एवरी पॉइंट। देखो आपको ये ना मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है, तो इसको आप वीडियो में देखना बच्चों, ठीक है। देखो हमने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान है तो ऐसे ऐसे बनाया था। फिर यहाँ पे हमने एक ऐसे लाइन और ड्रा की थी, ठीक है। और हमने क्या बोला था भी, यहाँ पे क्या है आपका 100% एजी है, और यहाँ पे पी भी आपका क्या रहेगा? 0%। और यहाँ पे आपका क्या जाएगा? 100% पी बी, और 0% क्या जाएगा आपका? एजी। एक ये पॉइंट होगा, यहाँ से ये मैच होगा, ठीक है, और यहाँ से आपका ये मैच होगा, ठीक है। तो ये क्या एजी होगा, और ये आपका क्या होगा? पीबी होगा, ठीक है। मैं आपको बताया था 961 होता है इसका, और इसका आपका कितना होता है? 327 होता है। ये इसका ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? यूटेक्टिक। क्या हो जाएगा आपका? यू और टेक्टिक हो जाएगा। और ये जहाँ पे मिल रहा है ये 303 टेम्परेचर हो जाएगा बस आपको। और ये किसके बीच में? टेम्परेचर और परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? सॉलिड एजी प्लस में लिक्विड था, और यहाँ पे क्या था? सॉलिड पीबी प्लस में लिक्विड। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी है, ठीक है। तो ये वहाँ से आप अच्छे से देख लेना वीडियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है ऑफ मैन
ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, आपको अच्छे से करनी है, आपको करवा रखी है सभी रिएक्शन है। ठीक है, ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड, तो देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 आपके पास, अमाइड लेना आपको, देखो क्या लिख रखा है, अमाइड, ब्रोमा अमाइड, तो अमाइड ले लिया आपने। ठीक है, इसकी ब्रोमा मतलब Br2 के साथ रिएक्शन करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ KOH ले लो या NaOH ले लो, और साथ में वाटर के साथ इसको क्या करना है, हीट करना है, और किस में कन्वर्ट कर देना आपको, प्राइमरी अमीन में, इसमें कन्वर्ट कर देना बच्चों प्राइमरी अमीन में। तो ये ऑफमैन ब्रोम, सिर्फ यहाँ देख लेना, अमाइड लेना आपको और ब्रोमीन के साथ आपको रिएक्शन कर, बाकी आगे HBr और ये निकलते रहते हैं आपको, तो वो ध्यान नहीं देना, मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बनाना है, प्राइमरी अमीन बनाना आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट इज रोल्ट लॉ। देखो व्हाट इज रोल्ट लॉ, रोल्ट लॉ, ठीक है, एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आप कर लोगे। ठीक है, तो आपको पता है रोल्ट लॉ क्या कहता है, भी आपके पास वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, अगर एक ही बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट और वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, तो ये अगर दो कंपोनेंट, आप एक कंपोनेंट के लिए ये आ जाएगा, और पी बी निकालोगे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स बी और पी नॉट बी। अगर आप टोटल निकालना चाहते हो वेपर प्रेशर तो क्या आ जाएगा, पी ए प्लस में पी बी। तो यही आपका क्या था, रोल्ट था, यहीं से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगी बच्चों। आपको उसमें ग्राफ बनाना है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी सेक्शन की बात करते हैं हम। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से स्किप नहीं होना चाहिए आपका, ये तो आपको करने हैं। बाकी जो भी टॉपिक मैंने बताए हैं एक बार वीडियो उनकी जरूर देख लेना, सारे सारे टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब जो सी सेक्शन में जो 20-20 नंबर के हैं वो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, व्हाट आर ऑर्गल डायग्राम, व्हाट आर, या आर नहीं सॉरी, व्हाट इज ऑर्गल डायग्राम, ऑर्गल डायग्राम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ड्रा द ऑर्गल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 का ऑर्गल डायग्राम आपको ड्रा करना है इन टेट्राहेड्रल, इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसके ये आपको है ना बहुत अच्छे लेक्चर में पढ़ाया गया है, बहुत अच्छा लेक्चर था उसका, वहां पे आप जाके देख सकते हो भी हमने क्या किया था, ये लिया था ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, डी होता था ना, वो किस में टूटता था, D2Z और
इजी, T2Z और इजी। अगर ऐसा है तो ये उसके अंदर ट्रांजिशन हुई थी। और इस साइड बात करते हैं हम, इजी आपका नीचे होगा और T2Z आपका क्या होगा नीचे। तो ये किसके केस में था, D1 ऑक्टाहेड्रल, D1 ऑक्टाहेड्रल। और D9 है ऑक्टाहेड्रल का, लेकिन D9 होल फॉर्मेलिज्म रूल को ओबे करता है, तो अपोजिट होगा। तो ये किसके लिए है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो D1 ऑक्टाहेड्रल हो गया और D9 टेट्रा। इस साइड देखो, अब याद रखना, अगर टेट्रा की बात हो तो हम ये जी हटा देते हैं, तो क्या रहता है, सिंपल T2। इस साइड भी E और T2 होएगा। ठीक है, अगर वो अब अपोजिट कर दो, ये जो है इजी नीचे है, तो इसका मतलब टेट्रा हेड्रल D1 के लिए है, और ये D9 ये किसके लिए होगा, आपका ओक्टा हेड्रल के लिए। क्या होगा, ओक्टा हेड्रल के लिए। तो देखो ये एक्सेप्शन आपका अपवाद है। क्या है बच्चों, ये अपवाद है। जो D9 है किसको फॉलो करता है, ये होल फॉर्मेलिज्म को, होल होल फॉर्मेलिज्म को ये ओबे करता है बच्चों। तो ये आपका वर्ट ऑर्गल डायग्राम बताना आपको क्या होता है, और ये आपको वीडियो में अच्छे से बता रखा है, एक एक चीज आपको लिखवा रखे, वहां से जाके आपको अच्छे से देखना है, और ये आपको एक बार जरूर देखना है डायग्राम कैसे बनाया आपने। ठीक है, हाँ, और ये मत बोलना D9 है वो होल फॉर्मेलिज्म को ओबे करेगा, D4 है वो भी होल फॉर्मेलिज्म को ओबे करेगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अच्छा, एक है क्वेश्चन आपके पास यूवी का है, आपको लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है, लैम्डा मैक्स, यानी आपने वुडवार्ड फिशर रूल पढ़ा है, वुडवार्ड फिशर रूल पढ़ा है। तो ये आप तभी क्वेश्चन कर पाओगे तो हर एक वैल्यू आपके पास याद होगी, विरिंग रेसिड्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, डबल बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी, एक्सोसाइक्लिक की वैल्यू क्या होगी, होमो एनुलर डाइन की वैल्यू क्या होगी, हेटेरोडाई एनुलर की वैल्यू क्या होगी आपके पास। ठीक है, तो ये आपके एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये वैल्यू याद है तो आप लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर पाओगे, अदरवाइज आपसे कैलकुलेट नहीं होगा। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन मोड, एक्सप्लेन करना आपको। ठीक है, पोलिएटोमिक की बात कर रहे हैं, आपको पता है वाइब्रेशन मोडन में आपको क्या क्या पढ़ना है। वाइब्रेशन की बात करते हैं, इसमें आता है आपका मीटरिंग, मीट्रिक, एस मीट्रिक, ठीक है, वेगिंग, ट्विस्टिंग, ठीक है, और आ जाता है आपका सीजरिंग, सीजरिंग एंड वेगिंग, वेगिंग आ लिया ना, हाँ, सीजरिंग, वेगिंग, और इसके बाद आता है आपका रोकिंग। तो ये है बच्चों डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन, डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन इन पोलिएटोमिक। तो इन सभी को आपको एक्सप्लेन करना है हर एक चीज को। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 2, 4, 6, 8,
ठीक है। और ये देखो 5 6 हो गए ना, इन सभी को आपको एक्सप्लेन करना है और आपको आईआर में इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करवा रखा है, वहां जाके वीडियो जरूर देखना। बहुत सिंपल है, इनको एक्सप्लेन करना है और इनका आपको साथ में डायग्राम, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, वेगिंग मोड क्या होता है, ट्विस्टिंग मोड क्या होता है, सीजरिंग क्या होता है और रॉकिंग क्या होता है। तो ये डिफरेंट मोड है वाइब्रेशन के, आपको अच्छे से करना है। अगर आपका क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए, ठीक है, राइट डाउन द डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो सिर्फ आपको लिखना ही है ये, ठीक है, कितने हैं, आपको एक्सप्लेन नहीं करना। स्मीटरिंग हो गया, एसमीट्रिक हो गया, वेगिंग हो गया, ट्विस्टिंग हो गया, सीजरिंग हो गया, रॉकिंग हो, सिर्फ ये लिखना है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना। 2 नंबर में आ जाए तो ठीक है, 20 नंबर में आ जाए तो हर एक चीज को आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। ठीक है बच्चों, सही चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर है, डिस्कस एंड कंपेयर द, डिस्कस एंड कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन नाइट्रोअरीन एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, डिस्कस करना है तो देखो, आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है ये भी। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो, एक आपके पास क्या है, ये है नाइट्रोअरीन, ठीक है, और एक क्या आपके पास है, ये हेलोअरीन है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, आपको एक्सप्लेन कर, तो ये ग्रुप है ना, यही डिसाइड करेंगे आपको क्या एक्सप्लेन करना है। जैसे आपका पास क्या है, NO2 ग्रुप है, ये क्या है, NO2 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है। ठीक है, और जो आपके हेलोजन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है ना, वो मेटा डायरेक्टिंग है, क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये होता है आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग। अब देखो, ऑर्थो एंड मेटा पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, अगर मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ये देखो इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां देगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया ना ये। अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ CH3Cl कोई ग्रुप आ रहा है इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या AlCl3, आपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये क्या, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो डिसाइड करेगा भी आने वाला ग्रुप आपका कहाँ अटैक करेगा। तो ये CH3 यहाँ अटैक करेगा और एज वेल एज यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे अटैक करता है, इसका मतलब ये क्या है, ऑर्थो है, और ये क्लोरीन के बिल्कुल सामने है, इसका मतलब ये क्या है, पैरा। तो आने वाले ग्रुप को की पोजीशन है वो क्लोरीन डिसाइड कर रहा है, वे कहाँ जाएगा, वो ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा। तो ये है जो क्लोरीन आपका, वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। अब बात करते हैं हम नाइट्रोबेंजीन की, NO2। ठीक है, तो ये ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग है, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता अपनी तरफ, और ये क्या करते हैं, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, तो अगर इसके अंदर हम ये डाल रहे हैं CH3Cl, तो आपका क्या होगा, तो देखो जो आने वाला ग्रुप है ना, वो ये कहेगा आप ऑर्थो पे मत जाना, पैरा पे मत जाना, आप कहां जाओगे, CH3 मेटा पे। तो ये आपका क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप।
जो आने वाले ग्रुप को कौन सी पोजीशन पे भेजता है, मेटा पोजीशन पे भेजता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कर लोगे? तो ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है भी कौन आपका ऑर्थोपैरा और कौन सा आपका मेटा डायरेक्टिंग होगा। उसके बाद बात करते हैं व्हाट आर शील्डिंग एंड डीशील्डिंग, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज शील्डिंग एंड डीशील्डिंग? इफेक्ट। सबसे पहले तो इन दोनों को एक्सप्लेन करना, 2 नंबर में भी आ सकता है यहां से क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रेफरेंस ऑफ केमिकल शिफ्ट। ठीक है, केमिकल शिफ्ट के रेफरेंस में आपको इसको करना है। ये देखो शील्डिंग, तो याद रखना बच्चों, शील्डिंग और एक होता आपका डीशील्डिंग। शील्डिंग और डीशील्डिंग, शील्डिंग और डीशील्डिंग। तो आप शील्डिंग का मतलब क्या है बच्चों, ये देखो, ये मेरा कोई एनएमआर स्पेक्ट्रा है, ये मेरा क्या है, एनएमआर स्पेक्ट्रा है, और मान लेते हैं यहाँ पे ये रेफरेंस है, ये आपका क्या है, रेफरेंस है। ठीक है, और इस साइड है ना वो डेल्टा वैल्यू, डेल्टा वैल्यू आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस साइड डेल्टा वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और इस साइड आपकी डेल्टा वैल्यू यानी केमिकल शिफ्ट वैल्यू है, वो क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। तो शील्डिंग और डिशील्डिंग का मतलब समझो, अगर इफ डेल्टा वैल्यू इज डिक्रीज, डेल्टा वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो होता है आपका शील्डिंग, और डीशील्डिंग में या हम बोल सकते हैं लो डेल्टा वैल्यू, लो डेल्टा वैल्यू। अगर लो डेल्टा वैल्यू है तो शील्डिंग होगा। डीशील्डिंग का मतलब हाई डेल्टा वैल्यू, हाई डेल्टा वैल्यू। ठीक है, हाई डेल्टा वैल्यू। ठीक है, अगर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा है तो डीशील्डिंग होगा, और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम है तो वो क्या होगा आपका, शील्डिंग होगा। तो ये है शील्डिंग और डीशील्डिंग। ठीक है, उसके बाद है, अच्छा क्वेश्चन नंबर अपना, एक्सप्लेन नरस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। लिमिटेशन क्या है वो भी ये देखो, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या किया था हमने, ये हमारे पास 2 सॉल्वेंट, एक ऊपर है और एक क्या है नीचे, इसमें हम आयोडीन डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, I2। तो क्या होगा, I2 ना दोनों में इक्वल मात्रा में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दोनों में इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट। तो इस लॉ को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक। आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है, वहां से इसको देखना और अच्छे से एक्सप्लेन करना आप। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिनोल, फिनोल वाटर सिस्टम, आपको क्या करना है, फिनोल वाटर सिस्टम का फेज डायग्राम से क्वेश्चन है ये। फिनोल वाटर सिस्टम है ना, ठीक है, इसका डायग्राम बनाना आपको। क्या बनाना आपको, डायग्राम। क्यों, क्योंकि फिनोल और वाटर ना दोनों पार्शियली इमिसिबल है, पार्शियली इमिसिबल, पार्शियली इमिसिबल लिक्विड। आपको बहुत अच्छे से ये डायग्राम बना के और एक्सप्लेन कर रखा है हर एक चीजें। तो वहां से आप इस डायग्राम को देखोगे, एक्सप्लेन करोगे,
वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, फिनोल वाटर सिस्टम था, निकोटीन वाटर सिस्टम था आपका, तो वो सभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं और वीडियो को आप देखना। अच्छा, तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके सभी क्या थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक क्वेश्चन है वो बहुत ही सोच समझ के बनाए गए हैं। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ एक, हाँ, एक क्वेश्चन और देखो, ये भी आपको पढ़ के जाना है। जो आपकी अमीन यूनिट है, क्या है, अमीन से भी आपके पास अमीन है ना, वो 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी अमीन, ठीक है, सेकेंडरी अमीन, और एक होती है आपकी टर्सरी अमीन। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन। ठीक है, ठीक है, इन तीनों को आप सेपरेट कैसे करोगे, सेपरेशन। सेपरेशन आप कैसे करोगे, उस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, आपको अच्छे से करवा रखा है वीडियो में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखो, क्या है आपके पास, डिस्कस द बेसिसिटी, डिस्कस द बेसिसिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एंड अलिफेटिक अमीन। ठीक है, तो आंसर देखो कैसे लिखोगे आप। बेसिसिटी क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिसिटी आपकी क्या होती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर दे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेसिक होता है, और जो इजीली आसानी से डोनेट कर देगा वो मोर बेसिक होगा। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो मोर बेसिक क्या है, नाइट्रोजन है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ठीक है, और फ्लोरीन क्या आपका लेस बेसिक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फिर कहता जी एरोमेटिक और एलिफेटिक। एरोमेटिक अमीन का मतलब आपके पास ये है NH2, और एक आपके पास क्या है एलिफेटिक, मतलब ये CH3NH2। ठीक है, इनमें से आपको ये देखना है मोर बेसिक कौन सा होगा। तो ये देखो ध्यान से देखना, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये अगर ये डोनेट करेगा तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपको पता है CH3 का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्या इसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, ये खत्म कर रहा है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकता है। और ऐसे ही केस में आपको इसमें देखना भी इलेक्ट्रॉन ये बेंजीन दे सकते हैं या नहीं दे सकती। और इसके बाद आपके पास देखो CH3NH2, ये आपका प्राइमरी अमीन है। ठीक है, CH3N, CH3 और H, ये आपका सेकेंडरी अमीन है। ठीक है, और N, CH3, 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 ये आपका टर्सरी अमीन है। तो आपको मोर बेसिक बताना है कौन सा होगा, तो इस ग्रुप में देख लो आप। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जो CH3 ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। और जितना चार्ज कम होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। अब देखो, एक इसके पास लोन पेयर है, इसके पास है, और इसके पास भी है। तो यहां पे अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने वाले कितने हैं, 3 है, तो मोर बेसिक हो गया। अब इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने वाले कितने, अगर ये दे तो 2 ही है, लेस बेसिक होगा। और यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने वाला एक ही है, तो क्या है, ये आपका ज्यादा बेसिक है। तो टर्सरी अमीन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी अमीन। तो ये आपको अच्छे से याद करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन ये देखना मैंने क्या बताया, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये किसके नेचर के पेज पे है, CH3। बट ये एक्चुअल ऑर्डर नहीं आता, इट इज नॉट एक्चुअल ऑर्डर, ये आपका एक्चुअल ऑर्डर नहीं है। तो देखो एक्चुअल ऑर्डर आपका क्या रहेगा, ठीक है, अमीन की बेसिसिटी की बात करेंगे हम, तो आपका एक्चुअल ऑर्डर देखो क्या होगा, ठीक है। तो कहता जी इसमें ना जो सेकेंडरी अमीन है ना वो मोर बेसिक है, फिर आपका आता है प्राइमरी, और फिर आता आपका टर्सरी, ये ऑर्डर रहेगा जी इसका, एग्जैक्ट करेक्ट ऑर्डर, ये क्या है, करेक्ट ऑर्डर। तो कहते हैं सेकेंडरी तो है, प्राइमरी से मान लिया चार्ज खत्म कर, बट ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखो 3 3 मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या है, आपके बल्कि ग्रुप है, क्या है, बल्कि ग्रुप है। तो जो बाहर से जो कोई आ रहा है ना न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, तो उसको ये इलेक्ट्रॉन देने में असंभव है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ग्रुप है इसको चारों तरफ घेर रखे, तो इसको इसके नजदीक आने ही नहीं देंगे, ठीक है, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और सबसे कम आपकी किसकी होती है, अमोनिया की, सबसे कम किसकी होगी, अमोनिया की। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर होगा, और ये आपका ऑर्डर है वो करेक्ट नहीं होगा, इतनी बात आप ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चारों यूनिट में से, ठीक है। तो ये काफी अच्छे तरीके से आपको करके जाने, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बार वीडियो जरूर देख लेना, जैसे आपके पास फेज डायग्राम है उसमें आप अच्छे से वीडियो देख लेना, क्योंकि 1 कंपोनेंट के डायग्राम, 2 कंपोनेंट के डायग्राम है, तो 1 कंपोनेंट में 2 3 सिस्टम है, जैसे वाटर CO2 हो गया, ठीक है, उनका एक जैसा है, तो कोई भी एक अच्छे से पढ़ के चले जाना, तो दोनों आप आसानी से कर सकते हो। ऐसे ही 2 कंपोनेंट सिस्टम में वो भी एक दूसरे से अच्छे, जैसे Mg और जिंक का है, और Pb और Ag का है, दोनों एक जैसे हैं, तो कोई भी एक पढ़ जाओगे तो दूसरा आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। ऐसे यूनिट फर्स्ट में आपको MLCT LMCT अच्छे से करके जानी है, D1 और D9 का ऑर्गल डायग्राम आपको अच्छे से करके जाना है। स्पिन सिलेक्शन रूल अभी बताया, लेपोर्टे और स्पिन सिलेक्शन रूल है वो क्या होते हैं, कौन सी ट्रांजिशन अलाउड होगी, कौन सी आपकी फॉरबिडन होगी वो, और एक है टाइटेनियम H2O6, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको आप अच्छे से करके जाना, D1 में ही आएगा वो, ठीक है। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट आपका कवर हो गया है, तो इसको अच्छे से करना बच्चों, और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से करके आना एग्जाम, कोई चीज़ आपको छोड़ के नहीं आनी, उससे रिलेटेड चीज़ें तो जरूर लिखनी है आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।